फ्रेंड, वेलकम टू बाजीराव रेड्डी इंस्टीट्यूट। टुडे एनालिसिस के आज के अंक में हम 29 नवंबर 2023 के प्रमुख समाचारों को देखते हैं। आज के प्रमुख समाचार देखें तो आपको पता होगा कि कल जो है रात में या शाम को जो है उत्तराखंड के जो टनल में, उत्तरकाशी में 111 टनल है, उसमें फंसे हुए 41 मजदूर भाई हमारे जो है उनको रेस्क्यू करके बचा लिया गया। ठीक है, इस पे हम कभी बहुत डिटेल में बताएंगे कि कैसे क्या है, लेकिन जो कई दिन से, खास तौर से 2-3 दिन से जो है एक बड़ा टर्मिनोलॉजी था चर्चा में, रैट माइनिंग। रैट माइनर तो उनको नहीं कहना है, लेकिन रैट माइनिंग विशेषज्ञों द्वारा जो है जो वो पहले, मतलब रैट माइनिंग विशेषज्ञ वो पहले व्यक्ति थे जिनको वो 41 लोगों ने अपने बचाव कार्य में पहली बार देखा होगा 18वें दिन। तो कहीं ना कहीं जब आप किसी मुसीबत में फंसे हो बहुत, और ऐसे जहाँ ना बाहर निकल सकते हैं ना कुछ कर सकते हैं, तो पहले बाहरी आदमी की जब झलक देखते हैं जो आपके बचाने के लिए आता है, तो आपके लिए भगवान की तरह। तो उन लोगों के लिए तो एक तरह से जो रैट माइनिंग विशेषज्ञ थे, जिन्होंने हाथों से खुदाई करके जो है 12 मीटर खुदाई 24 घंटे में, एक तरह से एक जो उम्मीद थी, यानी जितनी उम्मीदें पहले प्लानिंग बनी थी वो सब समय पे फेल हो गई। यानी जो टाइम तय था उससे ज़्यादा समय हो गई, लेकिन इसके लिए जो समय निर्धारित था उससे कम समय में इन लोगों ने उस कार्य को अंजाम दिया है। तो आज हम इस पर समझेंगे कि ये मामला क्या है, क्यों इन्हें मैं बार बार जो है रैट माइनिंग विशेषज्ञ कह रहा हूँ, रैट माइनर नहीं कहने की बात कह रहा हूँ, उसको भी समझाऊंगा। जो सरकारी अधिकारी भी होंगे तो वो भले मीडिया वाले रैट माइनर कह रहे होंगे, वो कह रहे होंगे रैट माइनिंग विशेषज्ञ। ठीक है, तो इसको समझेंगे। दूसरा है मणिपुर हिंसा का मामला जो है, ये पिछले कुछ दिनों से चर्चा में है। आज चर्चा में रहने का, यानी कल न्यूज़ में क्यों रहने का है कि एक तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी इसको लेके, वहाँ पे 3 सदस्यीय समिति जो है जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के अध्यक्षता में जो है, उसमें जो राहत और बचाव कार्य के लिए राहत राशि और वितरण के लिए जो चीज़ें थी, उस संदर्भ में उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में रखी है, उसके बारे में समझेंगे और उसमें क्या कहा गया है। और साथ ही एक इंडिजीनियस ट्राइबल ग्रुप है जो है, उसमें लीडर्स एसोसिएशन है, उसने जो है कल ये घोषणा की थी कि आज 6 राज्यों में जो है कुकी जो कि वहाँ की मणिपुर की कुकी जो एक नाम है, ये मणिपुर की जो है पहाड़ी इलाकों में रहने वाली एक ट्राइबल ग्रुप है, म्यांमार में भी है ये है, और मिजोरम में ये प्रमुख बहुतायत में पाई जाती हैं। और जो मणिपुर हिंसा हुई थी यही कुकी जो और मैतेई समुदाय के बीच में हुआ था। तो इसको एक जो है अलग से प्रशासनिक अधिकार देने को लेके आज आंदोलन चलाया जा रहा है। तो इसलिए इन 2 मुद्दों को मिला के इसको हम समझाएंगे। और तीसरा मुद्दा जो है एक साइंस को लेकर था, द हिंदू में ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के बारे में। ठीक है, तो वो ज़्यादातर लोग जानते होंगे, फिर भी उसको हम चर्चा कर देंगे। जैसे कि आज ये है कि 29 नवंबर है, तो आज का दिन जो है, अभी चूँकि इजराइल और फ़लस्तीन का युद्ध चल रहा है, और इस युद्ध में जैसे मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था कि एक समझौता हुआ है। उस समझौते के तहत 4 दिन तक वो चला, जिसमें जो दोनों पक्षों ने अपना 50 हमास के लोगों ने जो है इजराइल के लोगों को छोड़ा, जो बंधकों को छोड़ा, और उसके बदले में इजराइल ने 150 कैदियों को छोड़ा। उसमें इजराइल ने जो ये कहा था कि 10-10 आगे अगर ये बढ़ाना है तो 10-10 जितने 10 वो छोड़े जाएंगे, क्या कहते हैं उसको, बंधक, उतना दिन तक ये युद्ध विराम चलता रहेगा। तो इजराइल युद्ध करने वाला, शुरू ही करने वाला था, लेकिन हमास ने पुनः जो है 2 दिन के लिए रोक दिया। यानी देखा जाए तो वो 20 और कैदियों को जो है, कैदी नहीं बल्कि जो है जो बंधकों को वो रिहा करेगा। और इससे एक थोड़ी सी उम्मीद, हालांकि आज उसका दूसरा दिन है तो अभी हम इस पर कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक थोड़ी सी उम्मीद बढ़ी है कि ये हो सकता है, क्योंकि मैंने बताया था कि अगर 10-10 करके देखा जाए तो हमास चाहे तो इस युद्ध विराम को जो 4 दिन के लिए है, इसको 15 से 20 दिन और बढ़ा सकता है, खासतौर से 15 दिन तक, क्योंकि इजराइल के उसके पास इजराइल के लगभग 200 कैदी जो है बंधक उसके पास, कैदी नहीं 200 बंधक उसके पास हैं। तो 50 छोड़ने की बात हो रही थी 4 दिन में, तो जो 150 थे, अगर 10-10 छोड़ेगा तो 15 दिन तक और बढ़ा सकता है। अब इसमें क्या होगा इसको लेके हम देखते हैं। अगर ये फैसला आगे बढ़ता रहा, जो भी हो,
और आज ये क्यों चर्चा है, क्योंकि 29 नवंबर 1947 को एक चीज़ पास हुई थी संयुक्त राष्ट्र संघ में, जिसके तहत इजराइल और फ़लस्तीन यानी दो बातों का, यानी जो फ़लस्तीन पहले फ़लस्तीन राज्य था उसका बंटवारा उसमें बंटवारा करके दो तरह की बात की गई थी। एक यहूदी राज्य जो आज इजराइल है, और दूसरा अरब उसको लेकर फ़लस्तीनी राज्यों का, ठीक है, जिसको अरब वर्ल्ड के लोग मान्यता नहीं दिए हैं उसको लेकर। और उसी को लेकर बाद में जो है एक इंटरनेशनल सॉलिडरिटी डे फॉर फ़लस्तीनियन कॉज के लेकर था, क्योंकि 29 नवंबर को वो था। तो इसको जो है संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा द्वारा जो है 29 नवंबर को फ़लस्तीनी लोगों के लिए जो है एक सॉलिडरिटी या सहयोग वाला दिन मनाता है, और इसलिए ये थोड़ा सा आज का दिन महत्वपूर्ण है। इस पे हम डिटेल एनालिसिस और जो समझौता हो रहा है उन दोनों के युद्ध में, अगर ये आगे बढ़ता है तो इसको मिला के हम रविवार के दिन जरूर बताएंगे। नहीं भी होता है तो भी बताएंगे, और होता है तो भी हम डिटेल में एक बार जो नए लोग हैं, हालांकि 9 अक्टूबर को हमने पूरे डिटेल में बताया था, लेकिन 9 अक्टूबर से काफ़ी दिन बीत चुका है। अब मैं इस पर पुनः एक बार पूरे जो अब तक हुआ है उसको समझाऊंगा रविवार को, ठीक है। ये समझौता देखते हैं कि आज का आगे बढ़ता है या क्या होता है इसके बाद, ठीक है। चलिए अब हम शुरू करते हैं। जो अपने आज हम जिस पर डिस्कस करना है उसमें है, देखिए ये वो लोग हैं जिन्हें मीडिया के लोग रैट माइनर बोल रहे हैं। हालांकि ये रैट माइनिंग टेक्निक का एक्सपर्ट हैं। रैट माइनिंग टेक्निक का इस्तेमाल करके जो है यह इनके द्वारा ही, यही वो 10-12 लोग हैं, हालांकि इसमें 11 लोग हैं, इन्हीं के द्वारा जो है हाथ से लगातार 24 घंटे खुदाई करते हुए 12 मीटर की टनलिंग की गई थी, जिसके तहत जो हमारे 41 श्रमिक भाई हैं वह उस आपदा से, उस परिस्थिति से, उस कह सकते हो कि एक टनल में एक बंद कैद से, हालांकि वो काफ़ी 2-2.5 किलोमीटर लंबा टनल था, लेकिन एक बंद वातावरण से, यानी कि जो 18 दिन तक वो पूरी दुनिया से कट गए थे फिजिकली, बाद में तो फ़ोन कॉल और इस तरह की और भोजन तो होता है, लेकिन एक जो खुली हवा में सांस लेने की बात थी वह इन्हीं लोगों के द्वारा सफल हुआ है। तो ऐसे में ये कहीं ना कहीं हमारे लिए हीरो के समान है। और उसमें बताया भी एक जो उसमें से रेस्क्यूअर था जिसको निकाला गया, उसने बताया कि जब वो इनको देखा तो वो गले लग के रोने लगे वो सब, ठीक है। तो इसलिए ये मुद्दा है कि मुद्दा क्या है, क्योंकि इनके ऊपर ये बात है कि रैट माइनर लोग कह रहे हैं कि रैट माइनरों ने बचाया। तो ये मुद्दा क्यों ये चर्चा में हो गया है, तो हम समझेंगे कि रैट माइनर क्या है, रैट माइनिंग प्रक्रिया क्या है, इसके कितने प्रकार होते हैं, है ना। अब कई बार क्या होता है कि ये ऐसी छोटी सी चीज़ है, आज चर्चा में है, कल आप इसको भूल जाएंगे, कल वो उत्तराखंड के टनल और उस पर ही आप पढ़ाई करेंगे, और हो सकता है कि यूपीएससी इस तरह की चीज़ों पर प्रश्न पूछ दे, और वो भी पीछे जाके, क्योंकि रैट होल जो माइनिंग है ये यहाँ चर्चा है, इससे ज़्यादा ये खनन, कोयले खनन के लेकर, वो भी मेघालय में कोयले खनन का एक मुद्दा है, जो एक तरह से कह सकते हो कि एक पर्यावरणीय और मानवीय कह सकते हो कि बुराई है। ये रैट होल जो रैट माइनिंग है, रैट होल माइनिंग, ये एक तरह से पर्यावरणीय और मानवीय चुनौती है, बुराई है। इसके कारण नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने 2014 में इस पर रोक लगाई, पुनः 2015 में उसे रेटिफाई किया, क्योंकि इसके तहत पर्यावरण को क्षति हो रही थी, और सबसे बड़ी बात कि मानव जिंदगियों का बहुत ज़्यादा इस पर नुकसान हो रहा था, ठीक है। तो लेकिन आज उसी लोगों द्वारा नहीं, लेकिन उसी तरह की प्रक्रिया के द्वारा, उसी टेक्निक के द्वारा हमने अपने 41 लोगों की जान बचाई है, ठीक है। इस पे अगर आप लोग किसी को पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का कोई विद्यार्थी होगा तो एक वुडरो विल्सन के करके एक विचारक हैं जो अमेरिका के बाद में राष्ट्रपति भी बने थे। उन्होंने जब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन विषय की शुरुआत की थी तो उन्होंने हम लोग भी पढ़े थे, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि हम चाकू तेज करने की जो कला है वो हम किसी हत्यारे से या किसी चोर से भी सीख सकते हैं, जरूरी नहीं कि उसके हम अनुभव लें। तो जो रैट माइनिंग, इनको रैट माइनर जो होते हैं वो एक्चुअल में वो गलत परंपरा में है, कहीं न कोयले कोई चोरी और इस तरह की प्रक्रिया में जिस पे रोक है। लेकिन ये रैट माइनिंग की जो विशेषज्ञ हैं, जो विधि का प्रयोग कर रहे हैं, ये अन्य निर्माण कार्यों में अभी भी उपयोगी हैं। और
हम इन्होंने ये केवल उनकी विधि का इस्तेमाल कर रहे थे, ये एक्चुअल में रैट माइनर नहीं है, ये रैट माइनिंग विधि को प्रयोग करने वाले जो है कार्मिक हैं। ठीक है, तो इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है कि इन्होंने टेक्निक वो अपनाई चाकू तेज करने वाली, लेकिन इन्होंने उसका इस्तेमाल भले के लिए किया, और ऐसे में भी ये भले के लिए कहते हैं, इसलिए इनको रैट माइनर कहना उचित नहीं है, क्योंकि जो शब्द रैट माइनिंग का प्रयोग किया गया है वो एक गलत एक परंपरा को लेकर किया गया है। क्यों, वो आइए समझते हैं। उत्तरकाशी का सिलक्यारा सुरंग के अंतिम हिस्से में फंसे हुए 41 श्रमिकों को बचाने के लिए पाइप बिछाया गया है 17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद, और 28 नवंबर को यानी मंगलवार कल को ध्वस्त सिलक्यारा सुरंग से 60 मीटर लंबे मलबे से खुदाई का कार्य पूर्ण कर बचाव अभियान को सफलतापूर्वक संपन्न कर लिया गया है। जो अमेरिका से आई आगर मशीन थी, उसको आपको पता होगा, थोड़ा सा बता दें कि वो 46 मीटर की कटाई करने के बाद वो मलबे में जो लोहे और सरिया इस तरह की चीज़ों में जाकर वो फंस जाने के बाद उसका ब्लेड उसी में खराब हो गया था। तो देखा जाए तो लोग कहेंगे कि इन लोगों ने सिर्फ 12 मीटर की खुदाई की, लेकिन ऐसा नहीं है। ये 46 मीटर पाइप में जो खुदाई हो चुकी थी, उसमें जो ऑगर मशीन फंसी हुई थी, उसको भी काट काट के निकालने में भी इन्हीं की भूमिका थी, और उसके बाद पुनः आगे 12 मीटर की खुदाई इन लोगों द्वारा अपने हाथ से की गई थी। वो लोग कौन है, उनको बोला जाता है रैट माइनिंग के विशेषज्ञ, जिसे मीडिया आमतौर से रैट माइनर कह देती है। इन्होंने ही खुदाई प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूरा किया। पाइपलाइन बिछाने के लिए सभी मलबे को हटाते हुए फंसे हुए श्रमिकों को ढही हुई सुरंग से बाहर निकालने का रास्ता साफ कर दिया। तो निश्चित रूप से ये रैट माइनिंग एक्सपर्ट जो इसकी अभी तस्वीर देख रहे थे, ये लोग बधाई के पात्र हैं, और इस पद्धति को समझने की ज़रूरत है कि आखिर रैट होल माइनिंग होता क्या है। देखिए, अगर इसकी परिभाषा पे जाएंगे तो ये रैट होल माइनिंग जो है, जैसे चूहा होता है ना मिट्टी में, वो देखते होंगे छेद करते हुए गहराई तक चला जाता है, बहुत छोटी सी सकरी जगह में जाता है मिट्टी। ऐसी तरह से मेघालय में, वहाँ के जो मेघालय में भी कोयला पाया जाता है, अगर आप लोगों को पता होगा, उस वहाँ प्रचलित है ये संकीर्ण क्षैतिज सीमा से कोयला निकालने की एक विधि है। जैसे ऐसे कोयला निकालने के लिए क्या किया जाता था, कटाई या अंदर जाके किया, वर्टिकल जाके वहाँ पे पूरा वो किया जाता है। वहाँ पे क्या है कि ऐसे कुछ है, तो जैसे ये दीवार है, तो इसमें ऐसे लोग खोदते हुए अंदर चले जाते हैं और कोयला निकाल के चले आते थे। ठीक है, इसको शब्द का जो प्रयोग किया जाता है चूहे का बिल, वो जमीन में खोदे गए संकीर्ण गड्ढों को संदर्भित किया जाता है, जो एक व्यक्ति के लिए जो है उतरने और कोयला निकालने के लिए पर्याप्त रूप से बड़ा होता है, जिसमें एक व्यक्ति जाता है और निकालता है। मेघालय में इस तरह के प्रयोग क्यों किए जाते हैं, उसके पीछे वजह है कि जो मेघालय में ज़्यादातर कोयले की जो परतें हैं वो 1 से 2 मीटर ही मोटी है। ऐसे में वहाँ पे इस तरह के तकनीक का प्रयोग किया जाता रहा है, खास तौर से विनियमित या डीरेगुलेटेड माइनिंग में। चूँकि इस तरह की जो ज़्यादातर आमतौर पे जो है वो बेहद खतरनाक माना जाता है, क्योंकि इसमें दम घुटना, ऑक्सीजन की कमी, क्योंकि कोयला खदानों में वैसे ही जहरीली गैसें निकलती रहती हैं, उसमें भी बस केवल एक आदमी के जाने भर की जगह है, और भूख से खनिकों की मौत के बढ़ते मामलों के कारण कई देशों में यह अवैध है। भारत में भी 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस रैट होल खनन पर प्रतिबंध लगा रखा है। तो अब प्रश्न ये है कि जब रैट होल खनन पे प्रतिबंध है तो उसका इस्तेमाल हम यहाँ कैसे किए। तो इसके बारे में NHAI के जो मेंबर हैं उन्होंने बताया, NHAI के सदस्य विशाल चौहान ने बताया कि NGT ने जो इस तकनीक पे रोक लगाई है, इस तकनीक से कोयला खनन पे रोक लगाई है, लेकिन इस तकनीक का इस्तेमाल आज भी निर्माण कार्यों में, जैसे ये जो अभी गए थे जो रैट माइनिंग एक्सपर्ट, ये जो है दिल्ली जल बोर्ड के थे और कुछ गोरखपुर से इस तरह से आए थे, जो कहीं ना कहीं शहरों में या इस तरह से निर्माण कार्यों में जहाँ पे सुरंग या टनलिंग आदि की जाती है सकरी जगह पे, ये लोग मैनुअल खुदाई करके जो है जो टनल बनाने का कार्य करते हैं। तो कहीं ना कहीं यह कोयला निकालने पर रोक NGT ने लगा रखी है, लेकिन आज भी जो निर्माण या जो इंफ्रास्ट्रक्चर या जो इस तरह से निर्माण होती है, कंस्ट्रक्शन गतिविधियाँ, उसमें ये कार्य करते हैं। ठीक है, अब इस कितने प्रकार का होता है तो देखिए, इसके बारे में जो एक विशेषज्ञ हैं नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलांग मेघालय का ही, वहीं के पर्यावरण विद हैं, उन्होंने बताया कि इसको लेकर 2 प्रकार की विधि अपनाई जाती है। एक है साइड कटिंग प्रक्रिया, जैसे जिसके अभी ये अपनाया गया था, जिसको देख के
कि ऐसे कोई साइड वाल होता है, उसमें ऐसे कटिंग करते हुए ये लोग जाते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है क्योंकि मेघालय में ज़्यादातर जो कोयला की परत होती है वो पतली 1 से 2 मीटर होती है, इसलिए मशीनी और उस तरह से नहीं, यही लोग जाते हैं अपना उसको खुदाई करके काफ़ी गहराई तक जाके खुदाई करते हुए निकल आते हैं। ठीक है। दूसरा एक होता है बॉक्स कटिंग। इस तकनीक में क्या होता है कि 10 से 100 मीटर के क्षेत्रफल का एक आयताकार गड्ढा खोदा जाता है और फिर उसमें 100 से 400 मीटर गहराई तक करके फिर वहाँ पे साइड कटिंग करके इस तरह की जो है खनन प्रक्रिया की जाती है। कुल मिला के ये जो है हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग प्रोसेस है, जो मैनुअली आदमियों द्वारा अपने हाथों से या अपने हाथ से चलाए जाने वाले औजारों का प्रयोग करके सुरंग नुमा जो है एक पार्श्विक सुरंग नुमा आकार में जाके इसको किया जाता है। ठीक है। रैट होल खनन से जुड़ी पर्यावरण एवं सुरक्षा चिंताएं, चूँकि देखिए इसमें जो ऐसी जो सुरंग या ड्रिल ये लोग खनन कार्य करते हैं वो इतनी छोटी होती है कि उसमें एक आदमी ही जा पाता है और ये ज़्यादातर जहाँ चलाई जाती है वो डीरेगुलेटेड होती है। ठीक है। आप इसमें देखिए कि ये जो रैट होल खनन के महत्वपूर्ण सुरक्षा और पर्यावरणीय खतरे हैं, क्योंकि ये खदानें आमतौर पर गैर विनियमित होती हैं और जब गैर विनियमित होती हैं तो उसमें जो है खनन के प्रति जो सुरक्षा मानक हैं या इस तरह की चीज़ें हैं, जैसे यहाँ पे जो हमारे जो विशेषज्ञ जा रहे थे रैट माइनिंग एक्सपर्ट, वो पूरी तरह से सुरक्षा उपकरणों से लैस थे, बाहर लोग थे और हर तरह की प्रक्रिया थी कि अगर उनको कुछ भी दिक्कत होती है तो उनकी जान को कोई खतरा नहीं होने देता। लेकिन वहाँ पे क्या है कि यहाँ कुछ तरह का नहीं है, वहाँ पे न जो है वेंटिलेशन की व्यवस्था है, न ही संरचनात्मक कोई सहायता है, न कोई श्रमिकों के लिए कोई सुरक्षा गियर या इस तरह की चीज़ें दी जाती है। और इन सुरक्षा उपायों के अभाव के कारण होता क्या है कि कई बार इन सुरंगों में, जैसे एनजीटी ने जब इस पर रोक लगाई तो उसने बताया कि कई बार सुरंगों में पानी भरने या इस तरह से कई बार तो श्रमिक उसी में फंस जाते हैं और पता चला अंदर गए हैं, कोई बात हुई। अच्छा, यहाँ पे तो क्या था कि मोटे की पाइप, लोहे की मोटी पाइप थी जिसके अंदर ये जा रहे थे, यानी ढांचा सिक्योर था। वहाँ पे क्या है कि कोयला के अंदर ही जा रहे हैं और पता चला कि छोटा सा हुआ और उसी में बंद हो गए। न उनके पास खाना है, न उनके पास हवा है, न उनके मतलब साफ हवा है और इस तरह से कई सारे लोगों की जान उसमें जाती रही है। और इस वजह से और साथ ही साथ इस प्रक्रिया से भूमि का क्षरण भी होता है, क्योंकि नीचे की भूमि कई बार देखा जाता है कि लोगों के घरों के नीचे की भूमि खाली हो गई है और वहाँ पे भूमि के धंसने, जंगलों के विनाश और इस तरह से कई वनों की कटाई, जल प्रदूषण आदि क्षेत्र चूँकि चोरी होती है एक तरह से। खनिज कार्य क्या है, ये जो रैट माइनर नाम दिया गया है, ये चोरी से मेघालय में इस तरह के खनन कार्य, अनरेगुलेटेड खनन कार्य होते रहे हैं। ठीक है। तो जब ये सब चीज़ें होती रही हैं तो इस जो है खनन पद्धति को इसकी खतरनाक कामकाजी परिस्थितियों, पर्यावरणीय क्षति, चोटों और मौतों के कारण होने वाली कई दुर्घटनाओं के कारण गंभीर आलोचना का जो है सामना करना पड़ा है। और जो अधिकारी थे, जो वहाँ पे कार्य करने वाले अधिकारी हैं, वो इसको बार बार बंद करने या डीरेगुलेटेड करने की कोशिश करते हैं। इवन दैट अभी देखेंगे कि 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने इस पर रोक लगा रखी है, लेकिन इसके बावजूद भी कई सारे रिपोर्ट्स आते हैं, जैसे वायन में आज ही था, कि इस तरह के जो है अभी भी इस तरह की रैट माइनिंग एक्टिविटीज़ कोयला क्षेत्रों में आज भी मेघालय आदि क्षेत्रों में देखी जा रही है। क्यों? क्योंकि जो इसमें काम करने वाले लोग हैं, जो इसमें आर्थिक कारण है और जो स्थानीय आबादी है, उनके लिए कोई वाइबल वैकल्पिक आजीविका नहीं है। ऐसे में वो इस तरह के कार्य करते हैं। और एक्चुअल में देखा जाए तो जिन्हें रैट माइनर कहा जाता है, वह इस तरह के वर्टिकल ड्रिलिंग, छोटे छोटे ड्रिलिंग के द्वारा कोयले की चोरी के एक जो है एक व्यवस्था में, जो भाई अनरेगुलेटेड है तो वो कोयले की चोरी हो रही है, प्राकृतिक संसाधनों की चोरी, जो पर्यावरणीय और कम से कम मानवीय गतिविधियों, मानवीय स्थितियों के लिए भी वो अति हानिकारक है। ऐसी चीज़ में ये लोग जुड़े हुए होते हैं रैट माइनर। लेकिन ये टेक्निक का प्रयोग जो है किया गया है यहाँ पे रैट माइनर नहीं आए हैं, उनको रैट माइनिंग नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि वो पूरी सुरक्षा उस चीज़ों के साथ ही अपनाए गए हैं। क्यों प्रतिबंध लगाया? क्योंकि जहाँ के एनजीटी ने ही कहा है कि इसमें कई ऐसे, एनजीटी का कहना जब प्रतिबंध लगाया था कि कई ऐसे मामले हैं जहां बरसात के मौसम के दौरान रैट होल खनन के कारण खनन क्षेत्रों में पानी भर गया, जिसके परिणाम स्वरूप कर्मचारियों, श्रमिकों सहित कई लोगों की मौत हो गई। यह आदेश मेघालय के संबंध में था, कोयला खदान के संदर्भ में था। इसको लेके मेघालय सरकार जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गई थी। हालांकि वहाँ पे आज भी इतने प्रतिबंधों, एनजीटी के प्रतिबंधों के बावजूद भी कई सारे रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे
आज भी मेघालय में अवैध खनन जारी है, जिससे दुर्घटनाएं और मौत हो रही हैं। अतः जो रैट माइनर है वो अवैध खनन, अवैध कोयला खनन से जुड़ी हुई एक्टिविटी से जुड़े हुए हैं, और वह जो है कहीं ना कहीं पर्यावरणीय और मानवीय चुनौती है, उस पर एनजीटी ने रोक लगा रखी है। लेकिन जो हमारे ये वीर जो है बहादुर जो गए थे वो रैट माइनिंग एक्सपर्ट हैं, जो कि निर्माण कार्यों में कार्य करते हैं, और इन्होंने जो है एक अपना अदम्य साहस दिखाया, और उसको करके, जैसे उसमें से एक व्यक्ति थे कि वो भी उसी तरह से कंस्ट्रक्शन कार्य में है, हो सकता है कल के वो भी इसी तरह से फंसे, तो कोई ना कोई हमें भी बचाएगा अगर हम बचाएंगे तो इस तरह की भावना से काम करने वाले वो लोग हैं। और इसलिए इन अपने बहादुर लोगों को रैट माइनर तो नहीं कहा जाए, हाँ रैट माइनिंग एक्सपर्ट कहना ज़्यादा उचित होगा। और रैट माइनिंग क्या है इसको भी हम बेहतर रूप से अब समझने में सक्षम हो गए होंगे। चलिए अगला न्यूज़ देखते हैं। अगला न्यूज़ जो है वो काफ़ी, आप कह सकते हो कि कई महीनों से जो है ये चर्चित है, जिसमें भी 3 मई से लेके ये मुद्दा ज़्यादा चर्चित हुआ, और 18 अक्टूबर के बाद 18 अगस्त में 18 अगस्त के बाद ये मुद्दा और चर्चित हो गया, जबकि एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें महिलाओं को निर्वस्त्र करके घुमाने की जो है बात आई थी। ऐसे में वो मुद्दा तो चल ही रहा था, उसमें कई सारे कॉन्फिडेंस बिल्डिंग और इस तरह की चीज़ें हो रही थी। कल जो है समाचारों में 2-3 खासतौर से 2 प्रमुख है इसमें समाचार हैं, जिनको जो इन मुद्दों पर प्रकाश डालने के लिए, जो कहीं ना कहीं इस मुद्दे से जुड़ा हुआ है। ठीक है, पहला तो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस मणिपुर के हालात को देखते हुए वहाँ के हिंसा के शिकार लोगों को राहत और बचाव कार्य देने के लिए जो है एक समिति गठित की गई थी। उस समिति ने अपनी रिपोर्ट जो है बचाव कार्य के लिए अपनी रिपोर्ट जो है उपस्थित की है, उसको थोड़ा सा समझेंगे। और दूसरे है एक इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन, जो उसने अभी आज जो है कल इसने घोषणा की थी कि वो आज 6 राज्यों में जो है जो कुकी जो समुदाय है उनके लिए जो है प्रशासनिक स्वायत्ता के लिए, यानी उनको एक उसी राज्य में एक अलग प्रशासनिक स्वायत्तता मिले, इसको लेकर आंदोलन करने की बात की जा रही है। ठीक है, तो आइए इसको हम समझते हैं। चर्चा में क्यों है? क्योंकि जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय की पूर्व मुख्य न्यायाधीश गीता मित्तल की अध्यक्षता वाली जो सुप्रीम कोर्ट की समिति थी, उसने 28 नवंबर को सर्वोच्च अदालत में मृतकों के परिजनों को अनुग्रह राशि जारी करने पर एक रिपोर्ट सौंपी है। इससे हमें इस रिपोर्ट में पता चलता है कि पहचाने गए जो राज्य सरकार द्वारा 169 लोगों के परिवारों को दिए गए अनुग्रह मुआवजे के बारे में विवरण में उल्लेख है, यानी जो पहचान किए गए हैं 169 लोग जिनके बारे में ये अनुग्रह राशि देनी है, और 6 लोग अभी पहचान नहीं किए जा सके हैं, तो उनके बारे में तो अब नहीं कह सकते हैं, जब होगी तो होगी। लेकिन एक 169 लोग जो है पहचान किए जा चुके हैं, इनके लिए जो सहायता राशि देनी थी इससे संबंधित ये रिपोर्ट इसमें आई है। और दूसरा है जनजातियों के शीर्ष संगठन इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम ITLF है। इसने जो है जनजाति हिंसा से प्रभावित मणिपुर के कुकी जो समुदाय के लिए अलग प्रशासन की, यानी अलग एडमिनिस्ट्रेटिव व्यवस्था की बात करने के लिए, तेज करने के लिए बुधवार यानी आज 29 नवंबर को 6 राज्यों में रैली आयोजित करने की बात इसने की है। इसलिए इन 2 मुद्दों को मिला के ये मुद्दा चर्चित हो गया है। अगर हम इसमें जाएं तो जो मणिपुर है वो एक तरह से आपका नॉर्थ ईस्ट का एक स्ट्रेटेजिक लोकेटेड प्रदेश है, जो कहीं ना कहीं म्यांमार बॉर्डर से सटा हुआ है। और नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों की तरह मणिपुर में भी जो है कहीं ना कहीं नृजाति मुद्दे एक पहचान जो है वो एक महत्व का विषय है। और उसमें जो पार नेशनल यानी दूसरे देशों के साथ मुद्दे भी जुड़े होते हैं, क्योंकि जैसे मणिपुर का ही मामला देखें तो ये बात मणिपुर एक तरह से काफ़ी समय के बाद काफ़ी शांत हो चुका था, लेकिन म्यांमार से आए हुए कोकी जो जनजातियों की एक ढेर सारी संख्या के कारण और उसके कारण मैतेई समुदाय जो मणिपुर का जो बहुमत वाला समुदाय है उसके अंदर थोड़ा सा विक्षोभ होना, और उसी दौरान जो है
वहाँ के मणिपुर हाई कोर्ट के जो है, जो हाई कोर्ट के एक फैसला आना, जिसमें फैसला क्या, एक तरह से नोटिस देना राज्य सरकार को, जिसमें मैतेई लोगों को जो है आरक्षण, एसटी का दर्जा देने की बात है। और कहीं ना कहीं इसने जो है पहले से चले आ रही कुकी और मैतेई समुदायों के बीच में जो विवाद था उसको बढ़ाने का कार्य किया। और 3 मई के में जो है इन जनजातियों ने इस सुप्रीम हाई कोर्ट के उस तरह के जो फैसले, यानी जो जनजाति दर्जा देने की बात थी, उसको लेकर जो है एक प्रदर्शन किया। उस प्रदर्शन के बाद वहाँ पे निर्जातीय या इथनिक दंगे शुरू हुए, हिंसा शुरू हुई, और उसमें उस दंगों में दोनों तरफ के लोगों द्वारा जो है मानवीयता को शर्मसार किया गया। और इसमें महिलाओं के साथ जो अभी देखेंगे, हालांकि इसमें जो आंकड़े आए हैं उसमें तो दिखाया गया है कि 19 महिलाओं की जान गई है, जो लगभग दोनों समुदाय की है, लेकिन बताते हैं कि कुछ लोग की ये संख्या और भी हो सकती है। ठीक है। और जो अभी सरकार द्वारा या जो समिति द्वारा रिपोर्ट दी गई है, इसमें 169 लोगों की जान गई है। और इसमें एक ऐसा वीडियो भी आया एक सामने वायरल, जिसमें महिलाओं को निवृत्त करके एक भीड़ 1500 लोगों की भीड़ द्वारा 3 महिलाओं को जो है निर्वस्त्र करके घुमाने और बाद में उनकी हत्या आदि की बात मामले सामने आने से ये कहीं ना कहीं मुद्दा जो है भारत के लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाला और हमारे को शर्मसार करने वाला और नॉर्थ ईस्ट की समस्याओं को और उलझाने वाला था। सुप्रीम कोर्ट ने इस मुद्दे को सुमोटो लिया और वहाँ के लोगों को के लिए जो है राज्य सरकार ने बात करके मानी, और फिर बाद में कहा कि वहाँ के लोगों के लिए जो राज्य सरकार वहाँ पे राहत बचाव कार्य चल रही है, उसकी निगरानी के लिए 3 सदस्यीय सुप्रीम कोर्ट ने एक 3 सदस्यीय कह सकते हो कि पूर्व न्यायाधीशों की या पूर्व न्यायमूर्तियों की महिलाएं ही हैं समिति गठित की, जिसकी अध्यक्षता जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है न्यायमूर्ति गीता मित्तल जी के हाथों में के अध्यक्षता में ये चीज़ें की गई थी। ठीक है। इस समिति ने जो रिपोर्ट प्रस्तुत की है, जो मीडिया में है, उसके जो प्रमुख निष्कर्ष है उसको हम इसमें देखते हैं। जैसे इसमें कहा कि मणिपुर हिंसा में 166 नागरिकों में से 98 की पहचान कुकी जो समुदाय के रूप में सदस्य के रूप में की गई है और 67 मैतेई समुदाय के रूप में की गई है। इसके अलावा एक महिला नागा समुदाय से ताल्लुक रखती है। तो इस तरह से जो है ये बताया गया है, इस रिपोर्ट में है। और बताइए है कि 7 अक्टूबर तक जारी जाती हिंसा में दोनों समुदाय कुकी और जो मैतेई के 19 महिलाएं मारी गई हैं, ये भी बात सामने आई। यानी 166 नागरिक और उसमें से 19 महिलाओं की जान जो है इसमें जा चुकी है हिंसा में। ठीक है। बताया गया है, राज्य सरकार ने कहा कि 175 लोग, राज्य सरकार का कहना है कि 175 लोग मारे गए हैं, उसमें 8100 की पहचान हो गई है, 8100 की पहचान की गई है और उसके जो पहचान हुई है और उनके घर वालों ने उसे ले लिया है। 8800 की पहचान की गई है, लेकिन अभी इसको कोई लेने वाला नहीं है। इसको लेकर भी जो है सुप्रीम कोर्ट में मामला है। सुप्रीम कोर्ट ने भी उनके लोगों को निर्देश दिया है कि वो 1 सप्ताह के अंदर लेकर अपना जो क्रिमेशन है कर ले, नहीं तो फिर इन्हें राज्य द्वारा जो है क्रिमेट या जो भी उसका है वो कर दिया जाएगा। ठीक है। बाकी 600 की अभी पहचान नहीं हो पाई है। ठीक है। मारे गए लोगों में से सुरक्षा बल के भी लोग हैं, जिसमें से केंद्रीय सुरक्षा बल के 3 सदस्य हैं और मणिपुर पुलिस के भी 3 कर्मी शामिल हैं। और इस आंकड़ों में पता लगता है कि जितने भी, जैसे जो ये मुआवजा के लिए लिया गया था, तो इसमें भी पता करता है कि आधे से कम पीड़ितों के परिवारों को 5 लाख से 10 लाख के बीच का मुआवजा मिला है, जबकि एक मैतेई परिवार सहित 38 परिवारों ने सरकार से कोई भी मुआवजा लेने से इनकार कर दिया। यानी कि 5 से 10 लाख के बीच मुआवजा मिला है और 38 परिवार ऐसे हैं, यानी जितने लोग मरे हैं उनमें से 38 परिवार ऐसे हैं जिसमें से एक मैतेई है और 37 कुकी है, कुकी जो समुदाय का, जो कि मुआवजा लेने के लिए तैयार नहीं है, उनका कोई विरोध है। और इसमें एक बात और भी सामने आती है कि जो मारे गए लोग हैं उनमें से अधिकांश 30 से 40 वर्ष की आयु के हैं, यानी ज़्यादातर 30 से 40 वर्ष की आयु के हैं। इसमें 5 नाबालिग भी हैं और एक 7 वर्षीय लड़का भी, यानी बच्चा भी इसमें मारा गया है। और
जो इसमें जैसे मीडिया कर्मी, हालांकि सरकार 175 मीडिया कर्मियों का मानना है जो रिपोर्ट्स में है कि 180 से ज़्यादा, लगभग 180 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं और हजारों लोग यहाँ से इस निर्जाति हिंसा में विस्थापित हुए हैं। अब अगर जो 38 लोग जो सहायता राशि नहीं ले रहे हैं, वो बात आई है इसी समिति द्वारा कि जो वहाँ के नागरिक सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं वो मुआवजा प्रक्रिया में बाधा डाल रहे हैं। अब देखिए, अब मणिपुर की जैसे सिविल सोसाइटी का रोल आप लोग गवर्नेंस में पढ़ते होंगे, तो मणिपुर के मामले में जब ये हिंसा चल रही थी तब भी एक मीरा पाबेस करके जो है उनकी महिला संगठन है वो चर्चा में रही थी। और दूसरा, अब ये मामला आ गया है कि सुप्रीम कोर्ट की समिति कह रही है कि वहाँ पे कई सारे सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन हैं जो मृतकों के परिवारों को भड़का रहे हैं, जिसके कारण वह मुआवजा नहीं ले रहे हैं। 38 ऐसे परिवार हैं और ये समिति ने सुप्रीम कोर्ट में कल रिपोर्ट जारी सौंप के जो सुप्रीम कोर्ट से ये रिक्वेस्ट किया है कि वो इस संदर्भ में निर्देश जारी करे कि जो ये सिविल सोसाइटी हैं, जैसे ये रिपोर्ट किया है कि नियुक्त पैनल ने अदालत से नागरिक समाज संगठनों को हस्तक्षेप करने या प्रक्रिया में बाधा डालने से रोकने के लिए निर्देश देने की मांग की है, क्योंकि समिति का मानना है कि अगर ये सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन लोगों को जो है राहत लेने से रोक रहे हैं। इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट के मतलब जो, चूंकि ये मामला जो है सीजीआई की अध्यक्षता में सुमोटो लिया गया था, तो सीजीआई की अध्यक्षता की जो समिति है वह 4 दिसंबर को इस मामले में सुनवाई करेगी और आगे का निर्देश देगी। ठीक है, एक मामला। दूसरा ये मामला है, एक तो ये हुआ कि जो सुप्रीम कोर्ट की समिति और उसके द्वारा जो रिपोर्ट में कुछ बातें कही गई है। दूसरा जो मामला है वह है कि मणिपुर के आदिवासी निकाय द्वारा अलग प्रशासन की मांग करने के लिए जो है इंडिजीनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम, ये कह सकते हो कि भारत में जनजाति जो संगठन है उनका एक शीर्ष निकाय है, जो स्थानीय लोगों का जो है वो मणिपुर की निर्जाति हिंसा से प्रभावित मणिपुर के कुकी जो समुदाय के लिए अलग प्रशासन की मांग कर रहे हैं। अगर आपको मणिपुर के बारे में पता होगा तो जो मणिपुर में जो है जो मेन है वहाँ की जो डेमोग्राफी है उसमें जो 60% से ज़्यादा जो है 60% के आसपास जो है 55 से 60% वहाँ पे मैतेई समुदाय है, जो कि वहाँ के इम्फाल घाटी के इर्द गिर्द रहता है और उसका जो है न केवल जनसंख्या में वरन जो है वहाँ के विधायिका में और वहाँ पे राजनीतिक और उस तरह की चीज़ों में प्रभुत्व हासिल है और वो उसको जनजातीय दर्जा नहीं प्राप्त है। वहीं दूसरी तरफ जो कुकी समुदाय और नागा, ये 2 जनजातियाँ मणिपुर के पहाड़ी हिस्सों में रहती हैं। मिजोरम से सटे इलाकों में कुकी जो है, जो कि मिजोरम में भी पाई जाती है, और नागालैंड के सटे इलाकों में नागा जनजातियाँ पाई जाती है। ये विवाद जो था वह कुकी जो और मैतेई समुदाय के बीच में हुआ था। कुकी जो जनजाति समुदाय और मैतेई जो वहाँ की सामान्य समुदाय वो भी एक अलग है, इसलिए वो अपने को जाति वो कहते हैं कि हमको जो है अनुसूचित जनजाति की मांग करते हैं, लेकिन उसमें कुकी जो है जनजाति समुदाय है। ऐसे में इस एक इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम द्वारा कहा गया है कि मिजोरम मणिपुर में जो है, चूँकि वहाँ पे राजनीतिक व्यवस्था इस तरह की है कि वो उसमें मैतेई लोगों का बहुमत है, उस ऐसे में जो है मणिपुर में जो कुकी जो लोग हैं, कुकी सीधे कहिए, कुकी जो समुदाय हैं, उनके लिए, उनके बेहतरी के लिए ज़रूरी है कि उन्हें अलग से एक ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप दिया जाए जो अपने क्षेत्रों में जो है अपना कर सके और वो राज्य सरकार से एक तरह से स्वायत्त होकर कार्य कर सके। यानी राज्य से अलग होने की तो बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन राज्य में ही वो अलग से प्रशासनिक व्यवस्था स्थापित करने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इसको लेके ये आज जो है 6 राज्यों में करना है और ये मांग इनके द्वारा इंडिजिनियस ट्राइबल लीडर्स फोरम द्वारा आइजोल में, यानी मिजोरम की जो राजधानी है, मिजोरम के मुख्यमंत्री जोरमथांगा के साथ जो है मणिपुर के 10 कुकी जो विधायक थे की बैठक के बाद लिया गया है। इसमें 7 विधायक जो है जो कुकी जो समुदाय के हैं वो सत्ता पक्ष से ही जुड़े हुए हैं। तो देखिए वहाँ पे कहीं ना कहीं राजनीतिक और इस तरह की चीज़ों से ज़्यादा कहीं ना कहीं निर्जातीय वो चीज़ें हैं जो मैंने पहले बताया था कि हमारे नॉर्थ ईस्ट में निर्जातीय संबंध ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ऐसे में ये मुद्दा जो है हमारे लिए ध्यान देने का बन जाता है। ठीक है, अब जो भी मामला होगा, अब अगर ये मांग की जा रही है
तो कहीं ना कहीं इसका विरोध मैतेई समुदाय द्वारा किया जाएगा, और जो फिर एक तरह से धीरे धीरे शांति स्थापना का प्रयास केंद्रीय स्तर पे या राज्य सरकार के स्तर पे किया जा रहा था, उसको पुनः पलीता लगने की उम्मीद है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, फाइबर ऑप्टिकल केबल क्या होता है। यह द हिंदू के साइंस वाले में हिस्से में आया हुआ था। इसके बारे में अगर बताएं तो यह एक संचार करने यानी संचार डेटा को भेजने का एक प्रणाली है, सिस्टम है, जिसके जरिए बहुत बड़े पैमाने पर डेटा को बहुत तेज़ी से एक जगह से दूसरे जगह पे भेजा जा सकता है। ठीक है, ये जो प्रक्रिया काम करती है वह उसके में जो है फाइबर और फाइबर के तहत जो सीसा जो है ना ऑप्टिकल लेड, उसके तहत एक तार पतले पतले होते हैं, उन्हीं के जरिए लेज़र और लाइट के तहत जो है सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना किसी सूचना के नुकसान के तेज़ी से और बड़े पैमाने पर पैमाने पर भेजा जा सकता है या जाता रहा है। ये विधि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण प्रकाश परावर्तन की विधि के अनुसार वैज्ञानिक के अनुसार जो है प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग पर काम करती है। इस विधि को जिसने भी किया था उसको वर्ष कह सकते हैं कि 2012 में, है ना, कब दिया गया था, हाँ सॉरी 2009 में इसके जो देने वाले होते हैं उनको नोबेल पुरस्कार मिला है। ठीक है, तो चर्चा का परिचय ये तो है ही है क्या होता है। तो अगर आप देखें इसको समझिए, तो इसमें हम अगर थोड़ा सा इसको समझने के लिए आपको पूर्ण प्रकाश टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण प्रकाश परावर्तन समझना पड़ेगा। जैसे देखिए कोई प्रकाश किसी एक माध्यम से यानी ऐसे जिससे पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो जब दो अलग अलग माध्यम होते हैं, तो जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की तरफ जाता है तो वो जिस कोण पे जाता है वह केंद्र की तरफ झुक जाता है, और सघन माध्यम से विरल माध्यम की तरफ जाता है तो केंद्र से दूर हो जाता है। इसको ऐसे थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे ये बाहर हवा है और ये शीशा है, इसको आप मान लो दर्पण नहीं सॉरी कांच, ग्लास। ठीक है, ये पारदर्शी माध्यम है यानी प्रकाश इससे इस पार हो जाएगा। जब कोई प्रकाश सीधे आएगा तो सीधे तो गुजर ही जाता है, लेकिन अगर किसी कोण पे गुजरता है, इधर हवा है, अगर पता चला इधर गुजरता है, ये हवा से इसमें जाता है तो ये झुक जाता है। ठीक, और अगर यही उल्टा हो जाए, यानी इधर कांच है, कांच से ये प्रकाश यहां से इधर जाता है तो ये बाहर निकल जाता है। ठीक है, और जैसे जैसे इधर जाएगा आप ये कोण बढ़ाते जाएंगे, ये बाहर आता जाएगा, और एक ऐसा जो है कोण होता है जिसको कहते हैं क्रांतिक कोण, जिसके बाद प्रकाश बाहर ना निकल के वापस लौट जाता है, और क्रांतिक कोण से अधिक करने पर जो है क्या होता है, प्रकाश अपने जिस माध्यम से आता है उसी माध्यम में लौट जाता है। और अगर आप इसे बढ़ा दें, यहाँ से प्रकाश क्रांतिक कोण पे छोड़ा, यहाँ आया, यहाँ पे भी क्रांतिक कोण से गया, यहाँ आया, और ऐसे चलता चला जाएगा। और इसी को अगर जो अभी दिख रहे हैं इसको बहुत छोटा करके एक बहुत छोटी पाइप बना दें तो उसमें भी प्रकाश उसी तरह से उछलता कूदता आगे बढ़ता जाएगा बगैर बाहर जाए। और जैसे ही पता होगा कि प्रकाश भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होता है, उसमें भी जो है सूचनाओं को, डिजिटल सूचनाओं को ले जाने की क्षमता होती है, और वह बड़े तीव्र यानी लगभग 3 लाख किलोमीटर की गति से चलता है, और उसमें सूचनाओं को, ढेर सारी सूचनाओं को ले जाने की क्षमता होती है। फिर आप कहेंगे कि सर इसकी क्या जरूरत पड़ी, सीधे प्रकाश भेज दो। तो सीधे प्रकाश जाने पे वायुमंडल या इस तरह, पहले तो लाइट ऑफ प्रकाश के लिए लाइट ऑफ साइट चाहिए होता है, जहां तक वह दिखाई देगा वहां तक तो जा सकता है। उसमें भी हवा में, वायुमंडल में कई सारे कण होते हैं, जिसके कारण वो प्रकाश जो है फैलने, प्रकीर्णन होने लगता है और उसमें उतनी दूरी तक नहीं जा पाता है। लेकिन इस प्रक्रिया द्वारा, चूंकि शीशे के अंदर होता है, ग्लास में होता है और कोई माध्यम नहीं होता है, और ये उछलता कूदता आगे निकल जाता है, और चूंकि ये इस प्रक्रिया से होता है, अब अगर पाइप मुड़ी भी है तो कोई बात नहीं, ऐसे करते हुए एक माध्यम इसको मिल जाता है, उसी माध्यम से ये लंबी दूरी की यात्रा तय कर लेता है। ठीक है,
तो ये है ऑप्टिकल फाइबर, जो कहीं ना कहीं जो मेन है कि इसमें प्रकाश पूर्ण आंतरिक टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये जो बताए, इसका प्रयोग करते हुए प्रकाश या लेज़र के जरिए सूचनाओं को या जिन चीज़ों को डिजिटल माध्यम से भेजा जा सकता है, सूचनाओं में वीडियो है, ऑडियो है, जो हम बोल रहे हैं, ये भी आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क के जरिए ही पहुंच रहा होगा, क्योंकि इतनी बड़ी स्तर पे जो सूचनाएं आती हैं वह सामान्य माध्यम से, सामान्य ताबे और इस तरह के तारों से भेजना संभव नहीं है। उनके लिए यही ऑप्टिकल फाइबर केबल का प्रयोग किया जाता है रहा है। ठीक है, इसके वही बताने कि वर्ष 60 साल पहले जब एक भौतिक वैज्ञानिक थे चार्ल्स काउ, इन्होंने सुझाव दिया था कि उस समय तांबे के तारों की जगह अगर ग्लास फाइबर दूरसंचार के लिए एक बेहतर माध्यम होगा, तो लोगों ने उनकी हंसी उड़ाई थी। बाद में जब उपयोग किया जाने लगा तो इसी के लिए 2009 में उनको नोबेल पुरस्कार तक दे दिया गया था। अब ये हम चूंकि देख ही रहे हैं कि तांबे के तारों से ये तेज है, लाइट के द्वारा, लेजर के द्वारा इसको भेजने से बहुत ढेर सारा डेटा बहुत तेजी से पहुंच जाता है। इसमें कोई मौसम या किसी तरह की रुकावट या आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए यह दूर संचार के लिए बहुत बेहतर विकल्प होता है। हालांकि ये प्रौद्योगिकी थोड़ी महंगी है, लेकिन फिर भी अगर जो भी आज हम कह सकते हो कि सूचना के क्षेत्र में जो भी क्रांति देख रहे हैं, यानी जो जिस तरह से आप बड़े बड़े डेटा को बड़ी तेजी से टेराबाइट गीगाबाइट के स्तर पर डेटा को प्रवाहित करने की बात कर रहे हैं, उसमें यही फाइबर केबल जो है, फाइबर ऑप्टिकल केबल ही महत्वपूर्ण योगदान करता है। और अभी जैसे आईमेक का जो इंडो मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है यूरोप तक का, वो कॉरिडोर बन रहा है, उस कॉरिडोर में ये ऑप्टिकल फाइबर केबल भी बिछाया जाएगा, जो बड़े पैमाने पर इंटरनेट की डेटा के प्रभावित करने के लिए होगा। और ऐसे बहुत सारे केबल समुद्र के अंदर जो है बहुत सारे केबल पड़े हुए हैं, जिनके कारण बहुत बड़े पैमाने पर हम डेटा का जो है इस यहाँ से वहाँ तक, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने में सक्षम होते हैं। इस प्रक्रिया में जैसे पता है कि हर प्रक्रिया में होता है, एक होता है सोर्स कोड जहाँ से डेटा को डिजिटली इनकोड किया जाता है, दूसरे फिर नेटवर्क में डाल दिया जाता है, तीसरा रिसीवर होता है, वो सब जगह होता है, वो यहाँ भी होता है, कोई अलग से नहीं होता, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं है। इसके जो उपयोग देखते हैं तो इसके उपयोग कई हैं। जैसे इस ऑप्टिकल फाइबर का एक तो दूरसंचार के क्षेत्र में ही है, दूसरे ये चिकित्सा के उपयोग में भी होता है, क्योंकि ये बहुत पतला धागा होता है, तो इसके तहत जो है लचीले धागों बनाया जा सकता है, जिससे इससे बहुत पतले यंत्र बना के धागे की तरह फेफड़ों, रक्तवाहिनियों, शरीर के कोई खोखले हिस्सों में डाल के बेहद पतली होती है, उससे हम जानकारी और इस तरह की सूचनाएं एकत्रित कर सकते हैं। इससे सूचना को प्रसारित करने में इससे ये सोनार और भूकंपीय उपयोगों के लिए हाइड्रोफोन के रूप में भी उपयोग किया जाता है। जैसे पनडुब्बियों, विमानों और अन्य वाहनों में जो वायरिंग करने के लिए है, उसमें भी ये किया जाता है, क्योंकि ये जो है किसी डेटा को ले जाने का जो है कहीं ना कहीं बहुत ही बेहतर और बहुत ही कह सकते हो अनुकूल व्यवस्था है। हालांकि ये सस्ता नहीं है, ऐसे में जो है हम इसका इस्तेमाल जो है अच्छे और उसके लिए ही करते हैं। लेकिन अब धीरे धीरे ये चीज़ें जो तांबा और कॉपर वायर की तरह तो सस्ता नहीं है, लेकिन फिर भी सस्ता है। और अब कई सारी जो है इंटरनेट प्रोवाइडर्स जो है ये फाइबर ऑप्टिकल केबल के तहत आपके घरों तक भी अब डेटा को पहुंचाने लगे हैं। ठीक है, और इसका उपयोग इमेजिंग, प्रकाश व्यवस्था आदि में भी किया जाने लगा। ये प्री का चीज़ है, पढ़ लीजिएगा, इसमें मेन कहानी है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैसे वो होता है, जाके देख लीजिएगा, थोड़ा मैंने भी बताया है। ठीक है, बाकी जो नए बच्चे हैं उनको बता दें कि जो ये वीडियो होता है उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जैसे आज वीडियो अपलोड होता है तो कल जो है उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक हैंड आउट के रूप में इसका PDF भी मिल जाता है। उस PDF को आप पढ़िए, इसको पढ़िए, इन दोनों से नोट्स बनाइए और उसे बार बार तैयार करिए, ताकि जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो आपका अपना हो जाए। ठीक है, चलिए, नमस्कार।